नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास कार्यक्रम जो आपको रूबरू कराएगा दुनिया भर में हो रही उन तमाम घटनाओं से जो भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर डालती हैं। दुनिया की बड़ी खबरों के अलावा इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हमारे पड़ोसी देश में घटी कोई भी घटना आखिर क्यों अहम है। मिलवाएंगे उन खास शख्सियतों से जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समाज को प्रभावित कर रही हैं, और लेंगे उन देशों की खबर भी जिनके बारे में आप शायद ज्यादा न जान पाए हों, लेकिन दुनिया की सियासत को वो अपने ढंग से बदल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, होंगी कुछ हल्की फुल्की बातें भी, कुछ अनकही कहानियां और दुनिया के उन देशों की सैर जिनको हमने अब तक कम जाना है, कम देखा है। अगले आधे घंटे आप रहिए हमारे साथ। हम लाए हैं आपके लिए सारा जहां। लेकिन इससे पहले कि हम हफ्ते की बड़ी खबर का रुख करें, आइए देखते हैं सारा जहां की खास खबरें। सीरिया का संकट गहराया, गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं सीरियाई नागरिकों पर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ाया दबाव। ईरानी विदेश मंत्री भारत में, प्रधानमंत्री को दी तेहरान में होने वाले नैम सम्मेलन में शिरकत की दावत। प्रधानमंत्री ने किया म्यांमार का दौरा, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। सीरिया में बीते हफ्ते हिंसा की दो बड़ी घटनाओं के बीच हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हिंसा से संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों और संघर्ष विराम की जो कोशिशें हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में गृह युद्ध की आशंका जताई है। उधर अमेरिका ने सीरिया में अस्थिरता के पीछे ईरान और रूस की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। 25 मई को सीरिया में होम्स प्रांत के हौला कस्बे में हुए खून खराबे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। सीरिया के राष्ट्र अल असद के खिलाफ पिछले साल मार्च से शुरू हुए विरोध के बाद से ये अब तक की सबसे विभत्स घटना थी। संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग मिशन के मुताबिक इस नरसंहार में ज्यादातर लोगों को यातना देकर नजदीक से गोली मारी गई। हत्याकांड में जिंदा बचे लोगों के मुताबिक इसके पीछे सरकार समर्थक मिलिशिया है, जबकि सीरिया सरकार ने इस बात का खंडन करते हुए इसके लिए हथियारबंद आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया है। 29 मई को अमेरिका, जापान समेत कई पश्चिमी देशों ने इस घटना के विरोध में अपने देशों से सीरियाई राजनयिकों को निष्कासित करने की कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि नरसंहार की इस तरह की घटनाओं से सीरिया गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। The Joint Special Envoy, Mr. Kofi Annan, has expressed his concerns that we may have reached a tipping point in Syria, that the massacre of civilians of the sort seen last weekend could plunge Syria into a catastrophic civil war, a civil war from which the country would never recover. I demand that the government of Syria act on its commitment under the Annan peace plan. सीरिया में बढ़ती हिंसा के बीच सीरिया विरोधी और सीरिया समर्थक देशों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत सुसन राइस ने आरोप लगाया कि रूस सीरिया को हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे हिंसा और भड़केगी और सीरिया में गृह युद्ध भड़कने की आशंका है। Let me say, with respect to the reported docking of a ship carrying Russian arms, this is obviously of the utmost concern, given that the Syrian government continues to use deadly force against civilians. It is not technically, obviously, a violation of international law since there's not an arms embargo, but it's reprehensible that arms would continue to flow to a regime that is using such horrific and disproportionate force against its own people. रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया के खिलाफ कड़े कदम का विरोध करते रहे हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद के कड़े प्रस्तावों पर वीटो किया था, जबकि अमेरिका और सहयोगी पश्चिमी देश सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के पक्षधर हैं। अमेरिका ने सीरिया में हिंसा के निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने पर रूस और चीन की आलोचना की थी। हालांकि चीन ने साफ किया है कि वो सीरिया पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध करेगा।
चीन सीरिया में सत्ता बदलाव के लिए किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध करता है। सीरिया संकट को सुलझाने के अन्नान के मध्यस्थता की कोशिशों को सहयोग देना चाहिए और इसके लिए देश के सभी संबंधित पार्टियों को कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करनी होगी। बहरहाल हिंसा के बीच सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के दूत कोफी अन्नान की 6 सूत्रीय शांति योजना का असर होता नहीं दिख रहा है। सीरियाई विद्रोहियों ने कहा है कि अगर सीरियाई सेना बैरकों में वापस नहीं जाती तो वे मजबूरन संघर्ष विराम तोड़ देंगे। विद्रोहियों ने अन्नान से शांति योजना विफल हो जाने की घोषणा करने की अपील भी की है। इस बीच राष्ट्रपति असद पर हावला नरसंहार के बाद से अन्नान की शांति योजना पर अमल करने को लेकर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कई गुट जानबूझकर शांति योजना को विफल भी करना चाहते हैं। अन्नान की शांति योजना पर सिर्फ सतही तौर पर सहमति देने वाले वास्तव में इसे लागू करने के पक्षधर नहीं हैं। इसीलिए वे चोरी छिपकर इसके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, जबकि सामने इस शांति योजना के हिमायती बनते हैं। अरब क्रांति में ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया की आग में सीरिया भी पिछले 15 महीनों से जल रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने की मांग है, जिसे लेकर आंदोलनों और हिंसा का दौर जारी है। लेकिन सीरिया के मामले में बड़ा संकट ये भी है कि पश्चिमी ताकतों के दबाव में मीडिया के जरिए सीरिया की सही तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंच रही। फरवरी महीने में नए संविधान के लिए जो जनमत संग्रह हुआ था, उसमें भी असद के प्रति देश की जनता ने अपना पूरा समर्थन जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया के संकट को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब, जो इस पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा जहां में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो सबसे बड़ी फिक्र फिलहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें इस बात को लेकर है कि क्या वाकई सीरिया में अब गृह युद्ध हो रहा है? देखिए आरफा जी, जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं और लगातार वहाँ पे दोनों तरफ से बहुत सख्त एटीट्यूड है। एक तरफ गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि वहाँ पे मसले सॉल्व हो जाएं किसी भी सूरत से। आर्मी भी उसने डिप्लॉय कर रखी है और बहुत आयरन फिस्ट पॉलिसी ली है। दूसरी तरफ मिलिटेंट हैं जिनको लगातार बाहर की भी सपोर्ट मिल रही है और संख्या भी उनकी लगातार बढ़ती चली आ रही है। तो इसमें गवर्नमेंट स्ट्रांग है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है, बहुत शक्तिशाली है और गवर्नमेंट के भी अपने दूसरे रसूख हैं, अकेली नहीं है, रशिया साथ में है, चाइना है, ईरान है, दूसरे देश की सपोर्ट है उसको भी। तो इसमें लगता ऐसा है कि वहाँ पे गृह युद्ध की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ पे कई माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे एक ही कम्युनिटी नहीं रहती बल्कि कई मुसलमानों के भी कई सेक्ट हैं जो वहाँ पे रहते हैं। शिया सुन्नी का भी डिवीज़न है, फिर शियों में भी कई एक हैं, अलावाइट भी हैं और शिया भी हैं, फिर दुरूज़ भी हैं और दूसरे कम्युनिटीज़ भी। वहाँ क्रिश्चियन बहुत बड़ी तादाद में, लगभग 10% से ज़्यादा है, उनकी भी तादाद है, वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए सुन्नी वहाँ पर मेजॉरिटी में है। हमेशा से ये लोग मिलजुल के रहे, लेकिन फ़िलहाल जो है कास्ट और कम्युनल लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं, सेक्टेरियल लाइन पे काफ़ी वहाँ पे विभाजन हो गया है मुल्क का। ये बड़ी चिंता की बात है और अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो ये बढ़ के बगल में सीरिया है, वहाँ पे भी इसी तरह का कम्बिनेशन है। ये वहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन जो हौला नरसंहार है उसके बाद खासकर जिस तरह से सीरियाई सरकार पर न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि जैसे कहते हैं इंसानियत भी जो है हिल गई है। बच्चों का जो जिस तरह से बड़ी तादाद में वहाँ पर नरसंहार हुआ है, आपको लगता है कि फ़िलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर सरकार की बनती है, जो ये कह रही है कि ये हमने नहीं बल्कि विरोधी गुट ने कराया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर अमेरिका और ब्रिटेन का ये कहना है कि सीधे सीधे सरकार का काम है? देखिए अब ये बड़ा मुश्किल है, ऐसे हालात में बताना कि किसने किया है ये बहुत मुश्किल हो गया। सरकार ने इसका डिनाई किया है इसलिए कि बहुत से मरने वाले वहाँ पे जो है वो प्रो गवर्नमेंट के थे, तत्व थे। और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये भी आया है कि वहाँ पे वो जो लोग थे उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आया है, जिहादी के बारे में भी कहा जा रहा है। एक्चुअल कौन है अब ये वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के भी जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी देर के बाद पहुँचे थे, तो बहुत मुश्किल हो गया। इस तरह के एक नरसंहार नहीं, अब मुझे तो लगता है और भी होने के चांसेस हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट लगातार डिनाई करे जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर लेती है वहाँ के ऊपर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और कभी कभी एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्म्स हुआ है, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया है ट्रुप्स का और बहुत सख्ती की गवर्नमेंट ने। तो
इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा नरसंहार किसने किया। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही कि सरकार की तरफ के भी काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज़ उस नरसंहार में पाई गई हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपसे मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि विद्रोही लगातार ये कह रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो शांति समझौता है उसको फेल करार दे दिया जाए, उसे नल करार दे दिया जाए। इससे उनको, विद्रोहियों को किस तरह का फ़ायदा होगा, क्यों चाहते हैं वैसा? देखिए, वो ये चाहते हैं कि उनको बाहर से मिलिट्री की एड खुल के मिले। अभी तक छिप के मिल रही है। सब जानते हैं कौन देश हैं। अरब देशों से भी उनके पास आर्म्स आ रहा है। टर्की में भी उनको वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑफिशियली, ओपनली। फिर उसके बाद लेबनान से भी आर्म्स स्मगल हो रहा है। वो चाहते हैं कि अगर हो जाएगा तो खुल के उनको सपोर्ट मिलेगी, आर्मी सपोर्ट मिलेगी। वो आर्म इंटरवेंशन चाहते हैं, वो कोई बातचीत के ज़रिए मसले का हल नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन यही होगा जो यूनाइटेड नेशंस का है, कोफी अन्नान प्लान जो है। अगर ये ख़त्म हो गया, मैं समझता हूँ इसी में कुछ थोड़े से चेंजेस के साथ इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मसले को लेके विभाजित है। रशिया चाइना एक तरफ है, बाकी लोग अलग हैं, 3 देश अलग हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि जो यूनाइटेड नेशन प्लान है उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। और कोशिश ये की जाए कि न तो मिलिटेंट के पास आर्म्स आए और ना ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेजर करे, ऐसे कदम उठाए कि जिससे आखिरी सवाल आपसे कि भारत की इस इशू पे अभी तक हमने क्या नीति देखी है और क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, भारत के सीरिया से बहुत पुराने संबंध हैं हमारे। सीरिया ने हमारा बहुत से इश्यूज़ पे साथ भी दिया है। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत की जो नीति है अरब देशों को लेके, वो ये है कि अरब किसी भी देश में हिंदुस्तान इंटरफियर नहीं करता, उनके इंटरनल मसलों में इंटरफियर नहीं करता, और ना ही उनके इंट्रा अरब यानी आपस में जो अरब मुल्कों के जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें भी हिंदुस्तान अरब लीग का साथ देता है, जो भी उनका स्टैंड होता है देता है, यानी उसमें खुद इंटरफियर नहीं करता। लेकिन अरब देशों के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो इशू हैं, जैसे अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हिंदुस्तान खुल के अरबों का साथ देता है। हिंदुस्तान चाहता है कि सीरिया के मसले में भी कि बातचीत के ज़रिए मसले हल हों। यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको तो वो ज़रूर फॉलो करता है, चाहे वो सीरिया हो या ईरान हो, कोई भी हो। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उस पर नहीं। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश यही है कि बातचीत के ज़रिए सीरिया का भी मसला हो, हल हो। लीबिया में भी मोर और लेस इसी तरह का स्टैंड था। हम लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा आतंकवादी टाइप के संगठन बाद में आए और उससे और उस पूरे एशियाई क्षेत्र को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब सारा जहां से बातचीत के लिए। तो फिलहाल सारा जहां में एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटेंगे और बात करेंगे कुछ मसले और सवालों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा जहां और अब कार्यक्रम का खास हिस्सा मसले और सवाल। भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री ने भरोसा जताया है कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के मुताबिक वो कच्चे तेल का निर्यात जारी रखेगा। भारत ने भी ईरान को आपूर्ति का भरोसेमंद स्रोत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अकबर सालेही तेहरान में होने वाले गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। गुरुवार को 2 दिन की यात्रा में दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अली अकबर सालेही ने भारत को परंपरागत और भरोसेमंद सहयोगी बताया। ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल में भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में ईरान से कच्चे तेल के आयात में 11% की कटौती की थी। And Iran, I would like to stress here, is a reliable partner of India, is a reliable source of energy for India. India is an emerging economic power, and its energy demands is ever increasing, and they should look for resources that are reliable, and Iran is a reliable source for that matter. इस मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के मामले में ईरान एक अहम सहयोगी बना रहेगा। With respect to our energy, we are dependent on imports to meet the bulk of our requirement. Given our growing demand, it is natural for us to try and diversify our sources of imports of oil and gas to meet the objective of energy security.
In this context, Iran is a key country for our energy needs, and it remains an important source of oil for us. लेकिन अब मसला ये है कि पिछले महीने जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत दौरे पर आई थीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत को ईरान से तेल आयात पर पूरी कटौती करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद सरकार ने संसद में तेल कटौती का ऐलान भी कर दिया था और आरोप लगे थे कि अमेरिकी दबाव में सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। जबकि ईरान का भारत पर पक्का विश्वास इसी से झलकता है कि वो तेल व्यापार रुपयों में करने को तैयार है। ईरानी विदेश मंत्री ने इसी साल फरवरी में दिल्ली में इजरायली दूतावास की कार पर स्टिकर बम हमले के पीछे ईरानी संबंध होने के आरोपों को भी खारिज किया। हालांकि सवाल इस पर भी उठे थे कि किस दबाव में इस हमले के पीछे ईरानी संबंध को स्थापित करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात चल रही है सारे जहां की, लेकिन आइए नजर डालते हैं हमारे आसपास के देशों में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 28 मई को 3 दिवसीय दौरे पर म्यांमार पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत से थाईलैंड यात्रा के लिए म्यांमार का सड़क मार्ग खोलना भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने इस दौरान म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की से भी मुलाकात की। म्यांमार की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 मई को राष्ट्रपति थीन सेन से मुलाकात की। राजधानी नेपिदा के राष्ट्रपति भवन में मिले दोनों नेताओं के बीच सीमा पार आतंकवाद और व्यापार पर चर्चा हुई। इस दौरान 1 दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन प्रमुख समझौतों के तहत भारत म्यांमार को $50 करोड़ ऋण देगा। म्यांमार के साथ विमान सेवा को बढ़ाने से जुड़ा समझौता भी हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बढ़ जाएंगी और निजी क्षेत्र के लिए रास्ता खुलेगा। अभी तक भारत से म्यांमार के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 उड़ानें हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यापार तथा निवेश मंच पर सहमति बनी और दोनों देशों की सीमा के पास सीमा व्यापार केंद्र स्थापित करने को सहमति पत्र पर दस्तखत हुए। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री के साथ गए विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने कहा कि सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद दोनों देशों के लिए लगातार समस्या बना हुआ है। There are certain compartments in this relationship. One is the security related relationship. Both of us are facing same kind of problems like terrorism and insurgency, and so hence it is necessary that both of us work out a joint strategy as to how to meet with these terror elements and also the insurgents on either side. So I think we will have to work out an understanding with them. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 25 साल बाद ये म्यांमार यात्रा है। इससे पहले दिसंबर 1987 में राजीव गांधी म्यांमार गए थे। म्यांमार की बदली राजनीतिक परिस्थिति में उसकी भूमिका में भी बदलाव आया है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री समेत कई नेताओं ने म्यांमार के महत्व को समझते हुए वहां के दौरे किए। म्यांमार में हुए हाल ही के संसदीय उपचुनाव में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को भारी बहुमत मिला, जिसके बाद बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मनमोहन सिंह ने मंगलवार को यंगून में सू की से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने कबूल किया। I am very gratified by the invitation to deliver the Jawaharlal Nehru Memorial Lecture, and I hope that I will be able to take up this invitation before too long. And more than that, I hope that there will be greater exchanges between our two peoples. As I said to the Prime Minister, true friendship between the countries can be based only on friendship between our peoples. And this is what I hope we will be able to achieve. म्यांमार की भू रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का दरवाजा बन सकता है। साथ ही म्यांमार के पास तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, जिसकी भारत को काफी जरूरत है। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 1990 के बाद पहली बार म्यांमार नीति में बदलाव किया था और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की जगह सैन्य सरकार के साथ संबंध बनाने शुरू किए थे। हालांकि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार सिर्फ $1.2 अरब का है, जिसे 2015 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब तक आपने देखी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, लेकिन आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ और खबरें संक्षेप में। अमेरिका में नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मिट रोमनी रिपब्लिकन उम्मीदवार होंगे।
रोमनी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुनौती देने के लिए रिपब्लिकन की उम्मीदवारी हासिल करने के साथ किसी प्रमुख राजनीतिक दल से पहला मोर्मोन उम्मीदवार बनने का इतिहास रचा है। रोमनी मैसाचुसेट्स प्रांत के पूर्व गवर्नर रहे हैं और 2008 में जॉन मैकन के सामने रिपब्लिकन की उम्मीदवारी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। रोमनी ने मंगलवार को टेक्सास में हुई जीत के साथ रिपब्लिकन की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए जरूरी 1144 प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल किया। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को काहिरा की एक अदालत ने 10 महीने की सुनवाई के बाद शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। 84 साल के मुबारक को पिछले साल देश में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों को जान से मारने का दोषी पाया गया। मुबारक ने 30 साल तक मिस्र पर एक छत्र राज किया था, लेकिन पिछले साल फरवरी में लोकतंत्र समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए थे। इजरायल ने 91 फिलिस्तीनियों के अवशेष वापस लौटा दिए हैं। ये अवशेष उन फिलिस्तीनी नागरिकों या आत्मघाती हमलावरों के हैं जो लड़ाई में मारे गए। कई अवशेष 1975 तक के हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा कायम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इन अवशेषों को ताबूत में रखकर इजरायल के सैनिक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, जहां से निकालकर इन्हें फिलिस्तीनी अधिकारियों को सौंपा गया। फिलिस्तीनी शहर रामल्ला और गाजा में इन शवों को दोबारा दफना दिया गया। मंगलवार को उत्तरी इटली में आए 5.8 तीव्रता के भूकंप में 9 लोगों की मौत हो गई। इटली में 10 दिनों के भीतर ये दूसरा भूकंप था। भूकंप का केंद्र बोलोनिया शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मोदेना के पास था। इसी इलाके में 20 मई को रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और हजारों लोगों को अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। इटली के लोग इन दिनों भूकंप से खासे डरे हुए थे और कई लोग शिविरों में रह रहे हैं। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंदन में 27 जुलाई को होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन की नीतियों से नाराजगी जताने के लिए रूस ने ये फैसला किया है। हालांकि रूसी प्रधानमंत्री समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले मई महीने की शुरुआत में हुई G8 की बैठक में भी पुतिन नहीं गए थे। दुनिया की बड़ी खबरों के बाद पड़ोसी देशों में हो रही वो अहम घटनाएं जिनका असर भारत पर भी हो सकता है। पाकिस्तान ने गुरुवार को परमाणु क्षमता संपन्न हत्व-8 मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हत्व-8 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और ये परमाणु के साथ परंपरागत युद्ध सामग्री ले जा सकती है। एक हफ्ते में पाकिस्तान ने दूसरी मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाले हत्व-9 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर थी और ये भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेपाल में 27 मई को संविधान पर सहमति बनाने की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराई ने देश में चुनावों की घोषणा कर दी। इसके विरोध में माओवादी नीत सरकार में शामिल 3 घटक दलों ने सरकार से बाहर होने का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने बिना सलाह मशवरा किए चुनाव का ऐलान किया है, जबकि सरकार के पास नया चुनाव कराने की कोई संवैधानिक या राजनीतिक वैधता नहीं है। म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की करीब 24 वर्षों के बाद पहली बार देश से बाहर निकली हैं। वो विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने मंगलवार को थाईलैंड पहुंची। देश में हालिया संसदीय चुनावों के बाद सूकी को लगने लगा है कि अब उन्हें देश वापस आने से नहीं रोका जाएगा। उन्हें मई में पासपोर्ट दिया गया। सूकी ने थाईलैंड में रह रहे 1 लाख से ज्यादा शरणार्थियों से मुलाकात की। वो जून में यूरोप भी जाएंगी। संभव है नॉर्वे जाकर औपचारिक रूप से नोबेल पुरस्कार भी लेंगी, जो उन्हें 1991 में दिया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान का लड़कियों के स्कूलों पर तीसरा जहरीला हमला हुआ है। मंगलवार को टकहार प्रांत में स्थित स्कूल के क्लासरूम में फैलाए गए जहरीले स्प्रे में 156 स्कूली लड़कियां बीमार हो गई। इसमें 20 से भी ज्यादा लड़कियां बीमार पड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कट्टरपंथी तालिबान लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का विरोध करते हैं और पिछले महीने भी उन्होंने स्कूल में जहरीला हमला किया था, जिससे कई लड़कियां बीमार पड़ गई थी। दक्षिणी चीन के गुआंगडांग में 27 मई से जारी भारी बारिश और तूफान से हालात बिगड़ गए, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 810 घरों को नुकसान हुआ है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। 18,000 लोगों को बचाया गया है। भारी बारिश से 3,340 हेक्टेयर खेत तबाह हो गए। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है।
तो फिलहाल सारा जहां में है एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे समंदर के आर पार की दुनिया में क्या हो रहा है और साथ ही कराएंगे आपको एक खूबसूरत देश की सैर। और अब कुछ हल्की फुल्की खबरें समंदर पार से। हांगकांग में अब तक के सबसे बड़े हीरे की नीलामी हुई है। 12.04 कैरेट का गुलाबी रंग का मार्टिन पिंक नाम का यह हीरा 173 लाख अमेरिकी डॉलर में बिका, जो कि अब तक का रिकॉर्ड रहा है। हीरो के शौकीन एक व्यापारी ने इसे 1976 में किसी से खरीदा था। और अगर मूलते देखें तो गुलाबी रंग के इस हीरे की खासियत यह है कि इसमें किसी दूसरे रंग की छटा का असर नज़र बिल्कुल नहीं आता, जबकि आमतौर पर हीरो में कई रंग नज़र आते हैं। चीन में एक सड़क पर रहने वाले कुत्ते ने भी एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है। जियोसा नाम के कुत्ते ने प्रोफेशनल साइकिल प्रतियोगिता के साथ 2000 किलोमीटर का सफर तय कर डाला। साइकिल ग्रुप के सदस्य के मुताबिक 4 मई को ये कुत्ता दल के संपर्क में आया और उसे थोड़ा खाना दिया गया। इसके बाद वो कुत्ता उनके पीछे हो लिया और रोज लगभग 60 किलोमीटर का सफर उसने तय किया। और दुनिया की सैर में इस हफ्ते बाद बेहद खूबसूरत देश तुर्की की। तो ये थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगले हफ्ते हम इसी दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगे लेकर आपके लिए सारा जहां।